शिवाजी नगर की शान में इजाफा, रिजवान अरशद की लीडरशिप, तालीम, तिजारत, सेहत पर तवज्जो, शिवाजी नगर को मिसाली हल्का बनाने की कोशिश। जी हां, बेंगलुरु के शिवाजी नगर को मिसाली हल्का बनाने की कोशिश, एमएलए रिजवान अरशद की कोशिश। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के केएमडीसी भवन में हुए डीएसएफ फाउंडेशन के इजलास से एमएलए रिजवान अरशद ने फिक्र अंगेज काबिल गौर तकरीर पेश की। शिवाजी नगर की तरक्की के लिए दिल व जान से जारी अपनी कोशिशों का तज़किरा किया और साथ ही मुल्क व मिल्लत में अमन व इत्तेहाद, भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रिजवान अरशद ने फ़िरका परस्त ताकतों के मंसूबों और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर भी रोशनी डाली। 21 सितंबर 2024 हफ्ते की शाम ये तकरीब मुनअक़द हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कानून यह है कि जब आप खजूर का बीज पेरेंगे तो खजूर निकलेगा, कुछ और पेड़ देंगे और दुआ करेंगे कि खजूर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, नहीं देगा। हालांकि अल्लाह मालिक है, खालिक है, चाहे तो कुछ भी दे सकता है लेकिन नहीं देगा क्योंकि उसका कानून नहीं है। आपने उसके कानून के तहत आपकी जो तवक्को है उसके मुताबिक उस बीज को नहीं पेरा है तो क्यों देगा। बेशक आप कई लाख मसाजिद खोल लीजिए, दिन रात आप दुआ कर लीजिए, हालात नहीं बदलेंगे। आपको खुद समझना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसके नताइज आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फर्क हो रहा हूं, मेरी छोटी समझ में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, देखता हूं, पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा है, देखा है। कई लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, उलमा कराम से मेरी गुफ्तगू हुई है, जो इस जिंदगी में अचीवर कहलाए जाते हैं उन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, जिद्दोजहद से ऊपर आने वालों से मेरी गुफ्तगू हुई है। हम जिन लोगों को हमारा दुश्मन मानते हैं उनसे बैठकर मैंने बात की है कि आज जो हमारे साथ जो हालात पैदा हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिस समाज में, जिस माशरे में कोई जहर घोलता है, इसलिए जहर घोलता है कि इंसानों को हम अलग करें ताकि हम इख्तिदार पालें, तो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस माशरे का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि माशरे में जहर घोला जाए और इख्तिदार पैदा किया जाए, उस पर हम काबू पा लिया जाए। तो ये जो कंप्लीट कंट्रोल एक दो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला गया, खासतौर से आरएसएस के हाथ में चला गया, क्या इनके रातों रात इनके हाथ इख्तिदार लग गए? रातों रात क्या इनके दिन बदल गए, किस्मत बदल गई? तकरीबन 100 साल उन्होंने मेहनत की, तकरीबन 100 साल यहां पर आने की। चाहे उनका मंशा गलत हो, चाहे उनके इरादे गलत हो, चाहे उनका एजेंडा जहर फैलाना, इस मुल्क के एकजहती को, यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में जैसा गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे मुफ्ती मौलाना शमसुद्दीन साहब, उसको खत्म करने का शायद एजेंडा हो, लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, चूंकि उस पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो बीज फेर रहे हैं, तो कानून कुदरत यह है कि उसके नताज उनको मिलेंगे और वो आज यहां पे हमारे सामने इतने पावरफुल, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए। मोहसिन साहब ने बहुत अच्छी बात की, आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है।
जिस कौम में कोई एजेंडा नहीं है, जिस कौम में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस कौम में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। जिस कौम का सरमाया अगर गलत जगह पे लगता है या गलत भी ना हो, जगह सही हो, उसका रिटर्न वहां नहीं मिल रहा है, तो डेड एसेट्स का कहलाया जाता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हम एज ए कौम जब इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहां कर रहे हैं उस पर गौर करने की बात है। किस पे कर रहे हैं? पूरे कौम का सरमाया किस पे लगता है? जहां लगना है वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहां तो नहीं लग रहा है। और जहां लग रहा है उससे रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी सोचने की बात है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर लगाए तो उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो हमें और आपको बहुत गौर से सोचना पड़ेगा, इस पर फिक्र करनी पड़ेगी कि हम एज ए कौम अगर हमारे हालात को हम बदलना चाहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह लगे, ह्यूमन रिसोर्स में लगे, तरक्की पे लगे लोगों की। आप एजुकेशन पे लगाएं, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें, आप हमारे बच्चों को हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, वहां से उनकी सलाहियतों को अमल में लाने के लिए उनको तालीम तो देनी चाहिए। एक जमाना था फ्रांस और स्पेन में हमारी हुकूमत थी, फ्रांस में हुकूमत नहीं थी। स्पेन बहुत आगे था, कल्चरली आगे था, एजुकेशनली आगे था। और फ्रांस में जिसका बादशाह शार्लेमीन था, उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, तो फ्रांस से बच्चे स्पेन आते थे पढ़ने के लिए, यहां से तालीम हासिल कर फ्रांस जाते थे। नतीजा क्या हुआ? फ्रांस बहुत आगे निकल गया और हम खत्म हो गए। इसलिए नहीं खत्म हुए कि हमने उनको तालीम अता की, उस तालीम का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और हमने नहीं उठाया। आज जो दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है, आज जो दुनिया चल रही है, ये दुनिया की हद तक नहीं रही। चांद पर, मार्स पर, स्पेस में और इस दुनिया जहां से और भी जहां जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो सब कौन देख के आ रहा है? क्या हम देख के आ रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं, हम अल्लाह की बहुत तारीफ करते हैं, पढ़ के खुश हो गए कि बहुत जहां से आगे और जहां बना है, ऐसे कई कायनात बना है। वो देख कौन रहा है? वो देखने की सलाहियत किसने पैदा की? ताकत किसने पैदा की? तालीम किसने हासिल की? टेक्नोलॉजी किसने पैदा की? हमने पैदा की। तो हम कहां हैं? उसकी तारीफ करने के लिए उसने जो बनाया है वो देखकर तो आना है, यही बैठ के तारीफ करते रहेंगे। ऊपर जाएंगे तभी देखेंगे कि कैसे ये दुनिया बनाई है, कैसे कायनात बनाया है, कैसे चांद सितारे बनाए हैं। कहां है? दूसरा अक़वाम बहुत दूर है, हम तकरीबन 100-200 साल पीछे। हमारी फिक्र यह है कि हम बच्चों को थोड़ा पढ़ा दिया जाए, थोड़ा ये कर लिया जाए, 4 लोगों को आप और पढ़ा दो, हम इस लेवल पे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमारा एक एक पाई जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसको सोचकर एक एजेंडे के तहत, एक प्रायोरिटी के तहत हमें लगाना होगा। और कहीं ना कहीं हम कहां ट्रैक मिस कर गए उसके बारे में सोचना होगा। और तभी हम, क्योंकि जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम जाना कहां है, हम भाग कहां रहे हैं। अगर हम हमारी मंजिल की तरफ नहीं भाग रहे हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर रास्ता सही करना पड़ेगा। तो वो करने का वक्त आ गया है।
اور اتنے کمزور حالات میں آپ جیسے لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں, آپ جیسے لوگ کئی ذمہ دار پوزیشنز میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے توقع بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہم دوسرے اقوام کی طرح نہیں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم پریشان لوگ ہیں, ہمیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے, ہمیں کسی اور کی سیاست کے لیے ہر دن ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اتنے سے لوگ ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں, 3-4-5% بھی نہیں ہے گورنمنٹ سروس میں, لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں, اسی لیے ریزرویشن پر حملہ کیا گیا, اسی لیے یہ دن رات حجاب کا معاملہ ہو, ریزرویشن کا معاملہ ہو, یا جو کمیونل جو فرقہ وارانہ ماحول بنایا جاتا ہے ہمارے خلاف, اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمیں جو تھوڑا سا ایجوکیشن مل رہا ہے وہ بھی نہ ملے, جو تھوڑی سی تجارت ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہ رہے. تو یہ ایک چھپی ہوئی سازش نہیں ہے, ابھی عام طور پر کھل کر اس سازش کو رچا جا رہا ہے, اور سازش بھی نہیں, ابھی کھلا عام بول کر اس کو کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں بہت صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, بہت سمجھداری کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا, اور کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو واپس پتھر پھینکنے سے کوئی بات حل نہیں ہوگی. جتنا انہوں نے صبر کیا, 100 سال جنہوں نے محنت کی, اس طریقے کی محنت ہمیں بھی کرنی ہوگی, اور ایک ایجنڈے کے ساتھ کرنی ہوگی, اور ہمیں سب مل کر, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے, سب کی فکر ایک ہونی چاہیے کہ بھائی سب جگہ تعلیمی ادارے بنے. آپ مساجد بن رہے ہیں, اچھی بات ہے, اس کا استعمال کتنے بار کرتے ہیں؟ دن میں 5 وقت. کتنا ٹائم کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے. 2.5 گھنٹے کا استعمال کر رہے ہیں تو باقی 21 گھنٹے آپ کر کیا رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کی ایک ترتیب بنایا جائے. اتنا ایسٹس ہے ہمارے پاس, وہاں پر کیا استعمال ہو؟ آپ جب ایک مسجد ڈیزائن کرتے ہیں تو صرف نماز پڑھنے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ ایک کلاس چلا سکتے ہیں, نہ آپ ایک چھوٹا پروگرام کر سکتے ہیں, نہ وہاں پہ 4 بچے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, جو کل کے ہمارے محسن صاحب بن سکتے ہیں, مصطفیٰ صاحب بن سکتے ہیں, ان کو وہاں رکھانے کی ضرورت یہ نہیں ہے. ہمارے ڈیزائن میں نہیں ہے. ہمارے ڈیزائن میں یہ ہے کہ آئے 15 منٹ کھولے, پڑھے, دعا کرے, چلے جائے. وہ سنے نہ سنے, وہ سنے گا نہیں, اس لیے نہیں سنے گا کہ ہم اس پر محنت نہیں کر رہے, نتیجہ ہمارے سامنے ہے, اور بند کر دیں. نہیں, وہ مسجد جو ہے ایسٹ ہے, اس معاشرے کے لیے ایسٹ ہے, اس کو استعمال کرنا ہے صرف عبادت کے لیے. عبادت تو ہماری ذات کے لیے, ہمارے روح کے لیے, وہ ایک غذا ہے, وہ ہم کریں, لیکن اس سے معاشرے میں کچھ بہت بڑی تبدیلی آنی ہے تو ہمیں اس مسجد کو ایسا استعمال کرنا ہوگا کہ آس پڑوس کے جتنے بچے ہیں وہ بچے وہاں آ کر پڑھیں, بلا لحاظ مذہب ملت. ہندو مسلمان سکھ عیسائی پر وہ بات نہیں ہے, سب لوگ آ کر وہاں پڑھیں, ایک ایجوکیشن ہب بنے, وہاں سے نشاندہی ہو یتیم بچے کون ہے, بیوائیں کون, کہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اپنے لاکھوں کروڑوں روپے لے جا کر اگر وہ صحت پر لگا دے گا تو اپنے بچوں کی مستقبل پر کیا کرے. تو ہم نے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنائی, ابھی ایک میٹرنٹی ہاسپٹل کا کام چل رہا ہے, 4 جگہ ہم پرائمری ہیلتھ سینٹرز بنا رہے ہیں, 2 تو اب ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں. تو ہماری کانسٹیٹوئنسی میں اگلے 4 سال میں اتنا انفراسٹرکچر تیار ہو جائے گا کہ ہمارا غریب سے غریب بھائی ہیلتھ کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کرے گا. صرف ہماری کانسٹیٹوئنسی میں نہیں, ہم نے جو سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنایا ہے, یہ ہاسپٹل پورے ایسٹ بنگلور کے لیے, جہاں پہ دلت مسلم بیکورڈ لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل پچھلے 75 سال پہ نہیں تھی. اس میں محسن صاحب سے بھی میں نے مدد لی ہے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہم نے بنا دی ہے, 5 سال میں بنایا, تیار ہو گئی. سرکاری ہاسپٹل ہم نے کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ جو پہلے پروپوزل تھا سب کو رد کیا, ہم نے سرکاری بنا دی.
अभी हम अगले 15 दिन में हम गर्ल्स की डिग्री कॉलेज का काम शुरू कर रहे हैं शिवाजी नगर के, क्योंकि स्टडी कर रहा है तो पता चला कि 10वीं के बाद भेज नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि कॉलेज नहीं है, दूर जाना पड़ता है, बच्चों को नहीं भेज रहे थे। बिल्कुल, तो 2 साल से हमने 2 PU कॉलेज सैंक्शन किए, करवाए, जो चल रहे हैं। अभी डिग्री कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम 15 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 7-8 स्कूल हम काम कर रहे हैं। 1-2 स्कूल में तो हमने बहुत बड़ा पैसा लगाया, 15 करोड़ अभी एक स्कूल में लगा है, सरकारी स्कूल 15 करोड़। अगले साल को तैयार करना है हफीजिया स्कूल को, अगले साल हमें तैयार करना है। स्टेट में नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल बननी चाहिए, ये हम काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ और एजुकेशन जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जब हम हुकूमत में हैं तो हुकूमत का पैसा लाकर हमारे एरिया में हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी जरूरत है, हमारा फर्ज है। इसलिए फर्ज है क्योंकि हमारे गरीब लोगों का पैसा हेल्थ और एजुकेशन में अगर जाता रहे तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं हो सकता। तो जब हुकूमत करने के लिए तैयार है, आप अगर नहीं करेंगे तो किसके ऊपर रोएंगे आप, किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं, एक हेल्थ केयर का हब बनाना चाहते हैं, और वो काम चल रहा है, और तिजारत का हब बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार रसल मार्केट को पूरे हिंदुस्तान में इतना मॉडर्न मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह अगले 4 साल के अंदर, जब तक मेरा टर्म पूरा हो, उसको एक पूरे हिंदुस्तान में सबसे मॉडर्न मार्केट कहीं है तो हमारे तो सड़कों का काम, इसका काम, और कोई स्पेशल पैसा नहीं लेके आ रहा है। जितना पैसा अवेलेबल है, जहां पे कटौती करनी है वहां करके, जहां पे जरूरत है वहां पे डाला जा रहा है। आज डिजिटल लाइब्रेरीज बन रहे हैं, हम कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर का काम चल रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 तो हम बेहतरीन शादी महल, प्राइवेट से भी, क्योंकि शादी की बात कह रहे थे, एक शादी महल मिनिमम में गरीब से गरीब आदमी चाहे तो 2-3 लाख रुपए, अमीरों की तो स्काई इज द लिमिट है। अगर एक गरीब आदमी एक शादी घर के लिए 3 लाख 4 लाख खर्च कर देता है, अपनी बेटी को बिहाने के लिए उसकी जिंदगी का सारा सरमाया लगा देता है 10-15 लाख का, तो ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी आप मुझे बताओ, क्योंकि सरमाया कहां लग रहा है। तो हमने 3 बेहतरीन शादी महल, अभी तो एक तो 6-8 महीने में हो जाना चाहिए, अगले 2 साल में और एक होगा, और 1 साल में और एक होगा, बेहतरीन, जहां पे अगर 5-7 लाख रुपए देना है उससे बेहतरीन ये रहे हमने किया। बच्चों को स्पोर्ट्स में, जिनको सेहत में दिलचस्पी है, 4 स्पोर्ट्स सेंटर्स हम बना रहे हैं, और अब एक स्टेडियम का काम हम शुरू कर रहे हैं। एक बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे शिवाजी नगर बस स्टैंड के बगल में, छोटा मैदान में, उसका प्लानिंग चल रहा है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, अगर वो हुआ अगले 4 साल में, तो हमारे मोहल्ले में सबसे बेहतरीन स्टेडियम, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज रहेंगी कि हमारे बच्चे जाएं, स्विमिंग करें, खेलें, कूदें, मशक्कत करें, सेहत के एतबार से, तालीम के एतबार से आगे रहें। तो जब तक आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो आप बात सिर्फ करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमें सब मिलकर, हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी है कि जहां पे हम हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ये नहीं हो सकता क्योंकि जहां पे नुमाइंदा हमारे खिलाफ है या हमारी ऐसी पार्टी के से चुना हुआ है कि वो हमारे मोहल्लों को नेग्लेक्ट करता है, तो ऐसी कई फैसिलिटीज हमारे मजहबी इदारों के अंदर भी हम खोल सकते हैं। एक मस्जिद के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेंटर रहना, जिम रहना, सेहत के लिए काम होना कोई बुरी बात नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अगर हम बच्चों को जमा कर कोचिंग वहां करने की इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना सकते? बनाना होगा। जहनियत को
हमारी सोच को और वसी करना है। अगर हम सोचें, हर चीज सोच पर, आपके डिटर्मिनेशन पर, आपके मजबूत इरादों पर चलता है। अगर आपने मजबूत इरादा किया और उस पर कोशिश की, तभी अल्लाह की मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। घर पे हम बैठे रहेंगे तो मदद नहीं होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो मदद नहीं होगी, उस वक्त उस जानिब सोचेंगे नहीं तो वो ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आएंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा शायद कह चुका हूं, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया।